हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा का एपिसोड आज का अच्छा था, मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें काफी सारा उधेड़ बुन था और काफी ज्यादा अनुपमा के करैक्टर में ही उतार चढ़ाव थे। एक बार अनुपमा एक बात पे कन्विंस थी, दूसरी बार उसको वहीं से एनकरेजमेंट मिलती है और वो एक डिसीजन लेती है। तो बढ़िया था एपिसोड ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको भी अच्छा लगा। मगर राही पे तो सबको गुस्सा आ ही रहा है और आगे ये गुस्सा और बढ़ने वाला है, ये बात भी है। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू जी, राम जी, मैं सोची रवि अनुपमा के लिए 7 मिनट बज के 1 सेकेंड हो गया था, इसलिए मैं आई डिलीटेड एंड मैं फिर से कर रही हूँ। मैं सोची रवि अनुपमा के लिए अंश के डर लगता है कि अंश को भी पता है कि उसने मतलब वो हमेशा अनुपमा सच्चाई के रास्ते देगी और सही रास्ता लेगी और सही दिशा में जाती है और वो सच्चाई के रास्ते पकड़ेंगे। एंड क्या करें, उसको उसने वादा निभाया पर सी उनको वो मुश्किल में पड़ रही है क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं वो आ जाता है दूसरों के लिए वो कर रही थी कि पर दूसरे अपने भी बन जाते हैं ना, क्योंकि बार बार राघव जी उसने मदद की थी क्योंकि ईशानी के लिए प्रेम के लिए और बा की जान बचाने के लिए भी उसने मदद किया क्योंकि वो थक रही है, उसको भी उम्र बढ़ रही है। कैसे वो एहसान फरामोश निकलेगी? और खुद भी वो जेल भी गई थी बिना कसूरों के। उसके पिता उसके बेटे ने किया था, तोशु ने वो पैसे डायमंड नेकलेस की चोरी में उसने फ्रेम कर दिया था, मुझसे पकड़ दिया। वैसे एक्चुअली उसने किया नहीं, तोशु ने किया था। वो समझती है कितने देर तक वो हुई, वो इतना बेकुर्ज होने के बाद भी अंदर चली गई। तो 20 साल बहुत साल हो गए। वो भी एक इंसान भी जिंदा है, यूएस में रह रही है, मर चुकी है इसलिए मैं जेल ले डाला, ऐसा रियली सीरियसली। अभी वो जिंदा है अभी। अब राही मंदिर मैं परिवार पे विषय में परिवार के साथ दूंगी। ये हैरत होती है। अभी वो इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी करेगी राही, तो बाद में मम्मी 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 करेगी। ये उनका पैटर्न है। पर प्रेम जरूर अनुपमा के साथ देंगे एंड कुछ देर बाद राही भी देंगे। फिर भी मुझे उस पर मुझे विश्वास नहीं है। मुझे इस लाइक मुझे मनहूस का शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, पर कौन से टाइम में वक्त में इन लोग ने गोद लिया था। मैं गोद लेने के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ, पर इस तरह के बच्चे बाय नहीं। अगर हो तो कोई दूसरे देश में पढ़ना चाहिए ताकि कोई वो बस उनके ही साथ दे। उनको थोड़ा वो मुश्किलें और उसने बहुत कुछ सिखाई थी, अच्छी अच्छी बात सिखाई थी। और उनके पता है कि माँ जब सच्चाई के राह में जाती है, सच्चाई में जाती है। और अंश भी बताएगा राही के बारे में, इस राही को ये अनुमान जो कर रही है वो सही है क्योंकि उसने खुद देखा है। बिना बात की पूरी बात की जान के वो अभी वो जिंदा है, फिर कैसे? वो सही कह रही थी अनुपमा। एंड राघव को भी पता है कि राघव ने कहा कि ये लोग अच्छे इंसान नहीं है, फिर कहीं ना कहीं उनका जिंदगी भी खराब हो सकता है। ये प्रेम होने नहीं देगा, बात की बात है। पर फिर भी मुझे लगता है कि प्रेम उसमें और तहकीकात करने में मदद करेंगे और अंश भी देगा। मुझे कहीं ना कहीं ईशानी अपनी अनुमा के रास्ते जाएगी क्योंकि वो उनको एडिक्ट से निकाल के वो दूसरों के लिए भी करेगी ना, लड़ेगी ना। तभी तो अनुपमा को जब एग्जाम्पल उसने कुछ सेट किया था तो नाउ उसको जाना पड़ता है उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बात उसमें आ रहा है। और देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये राही तो मुझे शी इज इम्पॉसिबल। ये जो सच्चाई के रास्ते हमेशा इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मेरा नाना जी ने किया था। उन्हें सही रिपोर्ट लिखा पर उनको सही प्रूफ भी करना पड़ा, उनको करना पड़ा था क्योंकि और कोई चारा नहीं था।
बिकॉज हमेशा सच्चाई राह जाने में इतना आसान नहीं रहता, पर अल्टीमेटली उन्हें सही रिपोर्ट माना, उन्हें अप्रिशिएट भी किया था। पर कुछ भी हो, सच्चाई के रास्ते में जाना इतना आसान नहीं रहता है, पर अल्टीमेट अनुपमा ही जीतेगी। थोड़ा हिकअप्स होगा, पर देखते हैं आगे क्या होता है। सही कहा सुचि जी आपने, क्योंकि जिस तरह के हालात लग रहे हैं उसमें प्रेम कर सकता है मदद अनुपमा की। ईशानी भी हो सकती है, अंश भी आधा अधूरा हो सकता है, बट प्रेम के लिए मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, जैसे आपको आ रही है। क्योंकि जब प्रेम के सामने ये सच आएगा कि उसकी बुआ भी है कोई और वो जिंदा है, और इन लोगों को पता है, वो राघव का केस चाहे सेकेंडरी सोचे, मगर सबसे पहले ये तो सोचेगा कि इतनी बड़ी बात हम लोगों से क्यों छुपाई, ऐसा क्या था जो छुपाना था। तो प्रेम अपनी तरह से अनुपमा की मदद कर सकता है। उसको भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि हमारी वजह से किसी एक इंसान की 20 साल की जिंदगी जो है वो बर्बाद होगी, उसके 20 साल बर्बाद होंगे। तो ऐसा लगता तो है, बाकी देखते हैं, क्योंकि ये करने से राही और प्रेम अलग अलग किनारों पे खड़े दिखाई देंगे। क्योंकि राही तो मेरा परिवार सबसे पहले है, वो राग अलाप रही है। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। जब अंश को पता है और प्रार्थना को भी पता है कि उसका पति कैसा है, फिर भी दोनों वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, जबकि वो जानती है कि उसके पति को ये सब पसंद नहीं है। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। छी, कितनी घटिया सोच है कि तुम मेरी बीवी के साथ अफेयर कर रहे हो। इतनी घटिया सोच तो तुम्हारी ही हो सकती है गौतम। और आज भी इस लड़की ने मार खाया और झूठ बोल रही है, और राही ने भी उसे समझाया। तो राही, जब तुम प्रार्थना के लिए आवाज उठा रही हो, तब तुम्हें अकल नहीं आई कि तुम्हारी माँ भी एक बिना बेगुनाह के लिए ही आवाज उठा रही है, और उसने ईशानी को बचाया। वो तुम्हें गलत लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो अनुपमा की वजह से हुआ। तो क्या उसने कहा था कि नशा लो, ऐसे दोस्त बनाओ? लेकिन तुम्हें अपनी माँ के अच्छे कर्म कभी नहीं दिखते। और चलो, सबने ईशानी को अच्छा फील करवाया, सब लोगों ने खुशी फैलाई है। उसके लिए अनुपमा केक लेकर आई, अंश ने भी कुछ बोर्ड बनाया, परी सभी ईशानी को पैम्पर कर रहे थे। लेकिन वो लड़की आज कह रही है कि नहीं, मुझे ठीक होना है, अब मुझे नशा छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं छोड़ना चाहती हूँ। इससे कहते हैं बेटी जो गलती की लेकिन वो माफ़ी मांग रही है। और आज वो अनुपमा से कह रही है कि मैं अपने आप को बदलूंगी। परी ने उसके लिए बहुत अच्छा ड्रेस लाई, सब कुछ उसका मनपसंद का किया। सच में आज मुझे यीशु बहुत अच्छी लगी। लेकिन वाह राही बेटा, पिकअप देख के तो सच में दिल टूट गया कि सच में इस लड़की में क्या देखा था अनुज अनुपमा ने जो इसको गोद लिया। अनुज ने क्या कहा था, मेरी अनु की परछाई है। ये अनु की परछाई क्या, ये तो तुम्हारी परछाई भी नहीं बन पाई अनुज कपाड़िया। आज मुझे ना सच में कहते हुए शर्म आती कि सच में ये मान की बेटी है, नहीं है। फ्रीकेप देख के बाप रे बाप, मेरी फैमिली, अरे जब अपनी मम्मी और पॉप्स के साथ रह रही थी, उस फैमिली को बर्बाद कर दिया, खुशी से जीने नहीं दिया। और अब ये फैमिली इतनी प्यारी हो गई जो खुद क्रिमिनल लोग हैं। जब खुद ने डिम्पी का खून नहीं किया था और डॉली तुम्हें क्रिमिनल कहकर बुलाती थी, तब तुम खुद को बेगुनाह कहती थी और मैंने कुछ नहीं किया, ये चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी। आज राघव के लिए अनुपमा खड़ी है तो तुम्हें मिर्ची लग रही है। खुद के ऊपर इल्जाम आया तब तुम भाग गई थी, जबकि तुम बेगुनाह थी। और आज राघव जो खुद बेगुनाह है, और इन लोगों ने उसे उस गलती की सजा दी जो उसने की ही नहीं। और इस सही इंसान के साथ आज अनु खड़ी है तो तुम्हें अब फैमिली दिख रही है। क्या बात है,
जब अपने मम्मी पॉप्स को एक दिन भी सुख से रहने नहीं दिया और दोनों को मिलने नहीं दिया, तब नहीं दिखती थी अपनी फैमिली? खुद चिल्लाकर बोली कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, वो सही, और जब राघव कहता है तब वो गलत। क्या बात है! और अब तुम्हारे मुंह से फैमिली शब्द अब गाली लगती है। राही और राही, तुम अनुज अनु की जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती हो। तुम पहले से ही बदतमीज थी और बदतमीज हो गई हो। तुम्हें अपनी मम्मी का दुख नहीं दिखता, बाकी सबका दिखता है। जिस दिन कोठारियों की असलियत बाहर आएगी, उस दिन तुम खून के आंसू रोगी और अपनी मम्मी से माफी मांगोगी। वही पैटर्न है जो तोशु पाखी आजमाते हैं। पहले गलती करो फिर माफी मांगो, बाद में उससे बड़ी गलती करो फिर माफी मांगो। सेम पैटर्न। शेम ऑन यू राही। अब राही बर्दाश्त नहीं होती। अनु फिर भी बेटी बेटी कहती रहेगी। यहाँ पाखी तोशु होते तो अनु उन्हें थप्पड़ मारती, बट राही को नहीं। माँ बेबली बेबली कहती रहती है। क्या माँ की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इस शो में? स्पेशली राही द्वारा इंसल्ट, धक्के मारना, जिंदा माँ का तर्पण करना वगैरह वगैरह। अब अनु को भी राही को माफ नहीं करना चाहिए। हैशटैग मान की बेटी हो ही नहीं सकती। यहाँ पर अनुज होता तो वो भी राघव का साथ देता, अपनी आवाज उठाता अन्याय के खिलाफ। अनु और राघव का साथ देता अनुज। आद्या से भी भयंकर है ये राही। अपने ससुर और दादी सास की भाषा बोलने लगी है। लानत है ऐसी बेटी पर जो अपनी माँ का अपमान करती है और अपनी माँ को मुसीबत बोल रही है। इससे अच्छा तो कार एक्सीडेंट में या फिर मेघा ने चाकू मारा था तब अनु और अनुज मर ही जाते तो अच्छा होता। इस साई को बेटी से बच जाती। अब लगता है कि राही के अंदर इंसानियत मर चुकी है। मत सोचो अनु, राही के बारे में कितना भी अच्छा कर लो कम ही लगता है सबको। आज अनु ने राघव की बैग का ताला तोड़ा और उसमें से पंखुड़ी की फोटो निकाली और मोबाइल में जो फोटो थी उससे मिलाई, सेम थी। तब वो सोच रही थी कि अब वो क्या करे। वहाँ अंश आता है। अंश को भी सब कुछ बता देती है कि ये राघव जी की पत्नी है जो जिंदा है और वो पराग जी की बहन है। तब अंश का कहना कि अगर आपने राघव का साथ दिया तो आप राही से दूर हो जाएंगी, उसकी दुश्मन बन जाएगी, आपके और राही के बीच में रिश्ते खराब होंगे। आज वो राघव से भी मिलने गई, उसे भी दिखाया। आज राघव ने कहा, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी, मेरे रहने से आपने बहुत ताने सुने हैं, मैं समझ सकता हूँ कि वो आपकी बेटी का ससुराल है। अगर आप साथ दे तो भी चलेगा, नहीं भी देंगी तो भी मैं आपको आप पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आज मेरे पास सबूत है और सच है कि मैं जो कह रहा था वो सही था। बहुत सही कहा ख्याति जी आपने कि अनुज ने कहा था कि अनु की परछाई है, तो आपने बहुत सही अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि अनु की परछाई तो क्या कुछ भी नहीं नजर आती है, ये तो मतलब और ही दिशा में जाती हुई राही दिखाई दे रही है। इसने तो अपने पिता अनुज को भी गलत साबित कर दिया। कहीं से भी ये अनुज अनुपमा की बेटी नहीं है क्योंकि उनका गुण तो इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा। सबके गुण मिला के इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है जो है नेगेटिविटी, और मैं हूं सबसे ऊपर, ये दिखाई दे रहा है। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में यहाँ दिखाया जाता है कि अनुपमा को आखिर में पता चल ही जाता है कि जो राघव कह रहा था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि पंखुनी जिंदा है। ये बात वो राघव को दिखाती है, वो फोटो जहाँ राघव बहुत ही पैनिक हो जाता है, जहाँ वो अनुपमा को याद दिलाता है कि उसने इंसाफ के लिए उसके साथ खड़े होने के लिए प्रॉमिस किया था। पर ये भी राघव को पता चलता है कि अनुपमा भी यहाँ मझदार में है। आखिर राही की ससुराल है जो राघव का भी ससुराल था। यहाँ अनुपमा मझदार में फंस जाती है कि करे तो वो क्या करे,
और यहाँ ईशानी भी समझ जाती है जिस तरह से अनुपमा ने उसे रेस्क्यू किया था, और आखिर में राघव के हेल्प के वजह से ईशानी बच गई थी और वो गुंडे भी पकड़े गए थे। यहाँ जिस तरह से इतना सब कुछ होने के बाद भी जहाँ अनुपमा को समझने वाले कोई नहीं है, स्पेशली राही जो अनुपमा से ऑलरेडी माफ़ी मांग चुकी है कि उसने किस तरह से बदतमीज़ी की थी, फिर भी वो माफ़ी का क्या मतलब है जो अभी वो फिर से अनुपमा से इस तरह से बस बदतमीज़ी कर रही है और इस तरह से नाशुक्र होके हुए उसके साथ नाराज़गी दिखा रही है। अनुपमा की किस्मत तो इतनी खोटी है जहाँ खुद के बच्चे, खुद के कोख से जन्मे हुए बच्चे भी उसे समझ ना पाए, और जहाँ जिम्मेदारी ली थी वो बेटी भी वैसे ही रही, और जिसको गोद लेके इतने सालों से उसने ढूंढते हुए उसके पाँव पकड़ के उसे द्वारका से लेके आई थी, शायद यही दिन देखने के लिए अनुपमा उसे लेके आई थी द्वारका से। और मुझे लगता है राही यही करना चाहती थी, जिस तरह से उसने कृष्णकुंज आते ही कहा था कि वो खून के आंसू रुलाएगी उसकी माँ को। वो उसका टारगेट यही था, जिस तरह से वो आजकल अनुपमा से बदतमीज़ी कर रही है। यहाँ अंश और गौतम के बारे में कहना है तो गौतम कितना कमीना है जो अपनी बीबी को टॉर्चर तो करता है, पर यहाँ अंश और प्रार्थना भी उतने ही गलत है। जहाँ गौतम के इरादों को वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरह से एक दूसरे को इतनी रात को कॉल करके अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर करना, कहीं ना कहीं दोनों गलत ही कर रहे हैं। अंश के घर में तो इतने लोग हैं और सबसे ज़्यादा फीलिंग्स को समझने वाली तो परी है, उसके साथ वो फीलिंग्स शेयर कर सकता है अगर वो लोनलीनेस फील कर रहा है। अगर वो अनुपमा को समझा रहा है कि राघव के मामले में उसे ना दखल देने के लिए, क्योंकि वो राही का ससुराल है, तो अंश क्या कर रहा है, जहाँ गौतम का इरादा वो समझता है, उसके बावजूद भी अगर इतने रात में प्रार्थना से वो बात कर रहा है तो यहाँ प्रार्थना भी गलत ही कर रही है। भले ही राही और किसी अपनी माँ को ना समझे, बाकी सब लोगों के फीलिंग्स वो समझती है। जहाँ प्रार्थना राही को अपनी फीलिंग्स बताते हुए उसकी हेल्प ले सकती है, पर जो नज़दीक में है उसे ठुकराते हुए, उसे ये कहते हुए कि ये मेरा और मेरे पति के बीच का फैमिली मैटर है, तुम दखल मत दो, पर अंश को क्यों ये बात करके एक दूसरे को वो फीलिंग शेयर कर रहे हैं। यहाँ जितना गलत गौतम है उतनी ही गलत प्रार्थना और अंश भी है, जो गौतम को मौका दे रहे हैं इस तरह से अनाप शमा बकने के लिए। और यहाँ कहीं ना कहीं प्रार्थना गलत होगी, क्योंकि शादीशुदा होते हुए भी अगर इस तरह से वो अंश के नज़दीकियाँ बढ़ाएगी, और जहाँ ऑलरेडी अनुपमा को लेके कोठारी मेंशन में कोई भी पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली पराग और मोटीबा, अगर ये अंश के बारे में पता चला तो उसका दोष भी अनुपमा को ही लगाएंगी। यहाँ प्रार्थना को अच्छी तरह से पता है कि गौतम कितना कमीना है, और
गौतम भी यहाँ बहुत गलत कर रहा है। जो इनको दिल और दिमाग में नहीं है वो सब कुछ दिल और दिमाग में डाल के हुए इनको और करीब लेके आ रहा है अपनी इस तरह से हरकत के वजह से। यहाँ जिस तरह से राघव की हशर हुई थी वैसे ही हशर अंश की भी हो सकती है। और यहाँ तो प्रार्थना तो ऑलरेडी शादीशुदा है। अगर अंश उसके साथ संबंध रखता है तो अंश को ही वो बुरा भला कहेंगे और शायद कहीं ना कहीं प्रार्थना को भी वो गलत मानेंगे, क्योंकि यहाँ वो गौतम को बहुत मानते हैं अपने जमाई को। आगे देखेंगे किस तरह से आगे की ट्रैक जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने राधिका, अंश और प्रार्थना के पॉइंट के ऊपर मैंने भी वीडियो तो बनाया था, बट आपने भी सही कहा कि अंश को अगर अपने दिल की बात करनी ही है तो वो वहां पे परी से भी कर सकता है। परी से इतना हिला मिला है, उसकी बहन है, दोस्तों जैसी बहन है, उससे भी बात कर सकता है और प्रार्थना भी राही से बात कर सकती है। इतनी रात को अगर ये लोग आपस में वीडियो कॉल करेंगे तो गौतम जैसा शैतान इंसान ऐसे मौकों को ही तो तलाश करता है और इनको पता है। तो ये अपने आगे खुद ही खाई खोद रहे हैं, तो फिर गौतम का क्या कसूर, वो तो मौके ढूंढेगा ही। तो बढ़िया रिव्यू आपका राधिका जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ड्रामे से भरपूर था और ये अनु की रसोई में बैठी हुई है अनुपमा, और इसने उसके ताला तोड़ के जो है उसके बक्से का फ़ोटो निकाली है और उसने इतने में वहाँ पे अंश आ गया है और अंश ने उसको परेशान देखकर तो उसने सब कुछ बता दिया है। उसने अनुपमा ने अंश को सब कुछ बता दिया है। उधर ये अंश ईशानी को लेके परेशान है, रो रहा है और वो प्रार्थना से बातें कर रहा है। लेकिन गौतम में तो गंदगी, दिमाग में तो गंदगी भरी पड़ी है, तो उससे जो है अच्छे की हम उम्मीद कर भी नहीं सकते। फिर उसने उसको फिर मारा पीटा है और उसने ये बता दिया है कि मैं गिर गई थी और वो ये सच जो है किसी को बता भी नहीं सकता कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। और इधर ये राही ने जो है इसको प्रार्थना को देखा है तो उसने फिर कहा है, लेकिन जो है ये इसने गौतम ने फिर उसको धमका दिया है कि तुम्हारा भाई मेरी पत्नी से दूर रहो। और ये अरे भाई सच में क्या ही कहें गौतम, मतलब कोठारी परिवार में एक से बढ़कर एक जो है एक क्रिमिनल भरे पड़े हैं। नमूने तो खैर क्या ही बोले, पर क्रिमिनल है। और इनकी सबसे बड़ी लीडर जो है वसुंधरा कोठारी है। खैर अब तो उसका अभी सच आ ही रहा है बाहर और जो है 1-2 एपिसोड में आ जाएगा, पूरा सच सारा बाहर आ ही जाएगा। और जब ये सुबह ईशानी उठी है तो सब उसको वो कर रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं। और आज अनजाने में ही उसने जो इसको अनुपमा को सही दिशा दे दी है कि मैं आपके साथ लोगों की भलाई करना चाहती हूँ, और जो भी उसने बोला है बिल्कुल सही। और जब उसने फिर अनुपमा ने उसके अंश की तरफ देखा है तो वो जो है शायद समझ तो गया कि अभी अनुपमा करना क्या चाहती है। वो फिर राघव से भी मिली है अनुपमा और उसने फ़ोटो दिखाई है तो उसने पहचान लिया कि हाँ ये पंखुड़ी ही है। और जिसका मर्डर हुआ ही नहीं, जिसकी डेड बॉडी मिली ही नहीं, तो उसके कत्ल का इल्ज़ाम में उसने कितने सालों की सज़ा काटी है। सच में मतलब 20 साल कम नहीं होते। और आज बार बार राघव ने पूछा कि आप मेरा साथ देंगे। अब जो है अनुपमा असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है कि वो साथ दे ना दे, क्या करे। एक तरफ राही का ससुराल है, एक तरफ राघव की दोस्ती है, किसका साथ चुने। और लेकिन ये राही और इधर ये क्या कहते हैं मोहित या आर्यन,
उसने अपनी नौटंकी चालू कर दिया है कि मैं जो है मैं सुधर गया हूँ, और ये सब उसको मना रहे हैं। और वो कह भी रहा है कि जो है मैं ना मेरे को ये अपनी नाटक चालू करना पड़ेगा, और नहीं तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। वैसे भी अगर यही हाल रहा तो कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आ ही जाती है। सच कभी छुपता तो नहीं। अभी जैसे ये पंखुड़ी का सच सामने आ ही रहा है ना, तो और ये क्या कहते हैं, नज़र उतार रही है हमारा घर, वो वसुंधरा कह रही है। इतने में वहाँ पे अनुपमा आ गई है, और ये बाप रे बाप, राही का तो मैं क्या ही कहूँ। इसने तो जो है उसको अपनी माँ को कुछ ज़्यादा ही वो कर लिया है। और वो कैसे फिर उसके खिलाफ खड़े, जब तक इसको अनुपमा की ज़रूरत थी तो तब तक तो बिल्कुल सही थी, तब तक तो। अब उसको जो है इसकी शादी हो गई है, तो अभी जैसे ये प्रेम के बल पे वो कूद रही है कि अगर कुछ होगा तो मुझे प्रेम संभाल लेगा, लेकिन और मेरे पास मेरा परिवार है। अब माँ तो जाए भाड़ चूल्हे में। मैं तो अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। अपने माँ बाप को अलग कर दिया, वो तो किया ही किया, ये पाप तो बहुत बड़ा है। अब जैसे वसुंधरा कोठारी का राज सामने आ रहा है, उसके पाप सामने आ ही रहे हैं ना, ऐसे जो है इसके भी कर्म इसको सामने आएंगे जब ये प्रेम से अलग हो जाएगी। और ये होगी तो है, अलग तो ये होगी। उस वक़्त इसे अपनी माँ और बाप दोनों की तकलीफ़ समझ में आएगी कि मैंने क्या किया था, और जो है अपने माँ बाप को अलग कर दिया था। और इसने तो जो है अनुपमा को दूध में से मक्खी की तरह जो है ना निकाल के बाहर फेंक दिया है। और अब जैसे वो कह रही है कि अब ये क्या मुसीबत आ गई, और ये, और अब मेरे फिर वो जो है उसको अनुपमा को खरी खोटी सुना रही है। और ये जो है अपना जो है अपना लूज पॉइंट ये वसुंधरा कोठारी को उनके हाथ में दे रही है, और कुछ नहीं है। अगर कोई भी अगर समझदार बेटी होती, ये तो खैर समझदार है ही नहीं, कोई भी अगर समझदार बेटी होती तो वो उस टाइम पे शायद चुप लगा जाती अपने परिवार वालों के साथ। ये पहले भी ये प्रेम के सामने अपनी माँ का अपमान कर चुकी है, तो हम अभी 2 एपिसोड पहले हमने देखा ही है। तो ये कब तक जो है फिर किसी की नज़रों में इसकी इज्जत रहेगी। अभी तो प्रेम के ऊपर प्यार का खुमार चढ़ा हुआ है, तो जब भी ज़्यादा वो कुछ कर नहीं रहा है, सोच नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन जिस दिन इसका आंखों पे से राही के प्यार का पर्दा हटा, उस दिन ये बोलना शुरू कर देगा कि जब तुम अपनी माँ की सगी हुई जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। और अभी तो प्रेम को बेचारे को सारा कुछ पता ही नहीं है कि ये प्रेम इसके ये अनुपमा राही के लिए चाकू भी खा चुकी है, मरते मरते बची थी। बढ़िया कहा सुजाता जी आपने कि कोठारीज के घर में क्रिमिनल्स भरे हुए हैं और वसुंधरा है इन सब के ऊपर। यानी कि अगर संख्या वाइज लगाएं तो पहले वसुंधरा फिर बाकी लोग आते हैं। तो सही है, क्योंकि आर्यन जो अभी अभी आया है वो भी क्रिमिनल से कम नहीं है, चालें चल रहा है, दौलत हथियाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रच रहा है, क्या क्या मौके बना रहा है, रो रहा है, नकली मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, वो सब कर रहा है। और पराग और अनिल ने तो इतना बड़ा पाप किया है, सबसे पहले तो वही आ जाते हैं, और गौतम भी है। तो सभी के सभी क्रिमिनल्स ही लग रहे हैं। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि अनुपमा ने कंफर्म कर लिया कि पंखुड़ी और उसको स्पाइस चट्टी के फ़ोटो में वो एक ही है, यानी कि पंखुड़ी जिंदा है, ये अनुपमा को पता क्लियर हो गया। अब वहाँ पे अंश आ गया। अंश ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। अंश ने कहा कि राही का ससुराल है, राही से तुम्हारे संबंध वैसे भी बहुत मुश्किल से जुड़े हैं, तो अनुपमा आप सामने से मदद मत करिए, आप राघव को उसका लड़ाई लड़ने दीजिए। तब एक पॉइंट में मुझे भी लगा कि हाँ सही तो कह रहा है, राघव लड़ेगा अपनी लड़ाई, वो कैसे लड़ेगा, तो उसको यानी फिर मैंने कहा अकेला तो नहीं लड़ सकता,
क्योंकि उसको मदद किसी न किसी का तो मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ अनुपमा मदद करे पर सामने से न करे, ऐसा मुझे लग रहा था उस समय। तो यहाँ अनुपमा सामने से जैसे उसके है ना स्पाइसन चट्टी से पंखुड़ी वहाँ पे कैसी है क्या है वहाँ पे पहुँची है, या फिर वो सबूत निकाल ले कि वो जिंदा है और वो अमेरिका में, ताकि अपने आप वो केस उसका वो उसका दाग निकल जाएगा और सज़ा कैसी देनी तो उस बेस पे वो केस करेगा। अब वकील वगैरह ये वो थोड़ा बहुत कर सकती है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता कि अनुपमा ऐसा करती स्मार्टली, तो मुझे ऐसा लगा उस समय। पर जब माई ईशानी वाले सीन दिखाए तो ईशानी ने भी कहा था कि किसी की मदद करना, तो अनुपमा के हौसले और बुलंद हो गए। फिर भी मुझे लगा था कि यार अनुपमा ने थोड़ा सोचना चाहिए। राघव को वो पूरी तरह से हाँ नहीं बोल पाई, राघव की बात में दम था। राघव ने कहा कि नहीं आपकी बेटी है, आप ठीक है, आपकी मजबूरी में समझता हूँ, जो भी उसने कहा। अनुपमा आज जब कोठारी हाउस में गई तो वहाँ पे उसका जो है ना उनके यहाँ पे वो नाटक कर रहा, मोहित का नाटक नहीं दिखता है ना राई को, मोहित नाटक, रोने का नाटक, ये सब मगरमच्छ के आंसू इसको दिखते हैं, पर अपने माँ के असली आंसू इस लड़की के आंखों में नहीं दिखते, इस लड़की को नहीं दिख समझ में आते। अपनी माँ के तड़प, अपनी माँ के आंसू नहीं दिखते। वो मोहित बुद्धू झूठ बोल रहा है, इसको परिवार पूरा है। अब यहाँ इसकी तारीफ से, अरे इसकी तारीफ की कोठारी ने कि पढ़ाई की वजह से घर, क्या खाक राई की वजह से इनका परिवार एक हुआ? क्या प्रेम को जेल से राई ने छुड़वाया? क्या कहते हैं ख्याति को के लिए अनुपमा लड़ी है? अनुपमा अपने घर रखी, अनुपमा ने ध्यान रखा, अनुपमा ने ढूंढा, अनुपमा ने जान बचाई, अनुपमा ने पराग को समझाया। क्या राई ने किया जो राई की तारीफ हो गई? और वो कहती नहीं मैंने तो परिवार के लिए किया। बड़ा गुस्सा आ रहा था मुझे उस समय, पूरा क्रेडिट खा गई लड़की। अनुपमा क्रेडिट के लिए नहीं करती, पर लड़की तो गलत है ना, अपने आप में मैंने ले लिया, परिवार के लिए किया। क्या खाक किया? अक्ल तो है, बिल्कुल एक चवन्नी की अक्ल नहीं है, होती तो ऐसी हरकतें नहीं करती। मान की बेटी तो किसी भी एंगल से, कल भी कहा था, आज भी कहूँगी कि मान की बेटी है ही नहीं। अब अनुपमा गई तो यहाँ वो मुसीबत बोल दी माँ को। अरे शर्म करो, परिवार अपने ससुराल वालों के सामने अपनी माँ को मुसीबत कहती है। ये मुसीबत ही थी, अपने सर लेती है वो मुसीबत, वो सर मुसीबत सारी अपने सर लेती है, अपने सर मुसीबत लेके अपने जान पे खेल के तुम्हें बचाया। नहीं तो मेघा के घर सड़ रही होती, एक रूम में बंद, न पढ़ने की, न आने की, न कुछ खाने की, न बाहर जाने की, किसी भी चीज़ की आज़ादी। आज जो घूम रही हो ना इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, ये वो सब अनुपमा की वजह से। उसको मुसीबत कहने वाली शर्म आनी चाहिए यार, क्या बोलती है लड़की, इतना गुस्सा, इतना नफरत, इतनी पूरी है। उसके बाद जो भी अनुपमा और उनमें जो आर्गूमेंट हुआ, जो भी बात हुई, उसने कहा कि उन्होंने सुसाइड किया, ये किया। तो सुसाइड किया था तो लाश की शिनाख्त नहीं की थी क्या? बेटी की लाश तो होगी ना, कहाँ दफनाया, कहाँ जलाया, क्या था बताओ? पता है जो भी कहानी उन्होंने बताई होगी वो तो हम पूरा देखेंगे। उसके बाद जो क्या बोली अनुपमा ने कहा, जब पंखुड़ी मरी नहीं, पंखुड़ी जिंदा है तो क्रिमिनल कैसा? तो इसमें राई का चिढ़ने जैसा क्या था? यार किसी की को 20 साल तक बिना गलती के सजा मिलाई तो राई को चल रहा है क्या? क्योंकि वो उसके परिवार का दुश्मन है, उसके परिवार बोल रहे हैं। यार 2 दिन आए वाले परिवार इसके लिए अपने हो गए। सही कहा था राघव ने कि ये सब क्या राई के साथ भी कर सकते, जो मेरे साथ कर सकते वो राई के साथ भी कर सकते। कल में कुछ गलत होने दे, ये सारे परिवार राई के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, राई को दोष दे देंगे, क्योंकि इनका अपना खून, अपना बेटा, अपना होता है। इज्जत इज्जत इज्जत, इसके लिए इनको किसी की चीज़ फर्क नहीं है। तो ये राई के साथ, अब तो लगता है कि राई के साथ भी ऐसा कहीं ना कहीं राई फंसना चाहिए। राई को तभी अक्ल ठिकाने आएगी, नहीं तो राई को आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। तो यहाँ पे कमाल का लगता है मुझे, वो मोहित भी नाटक कर रहा है वो ये करने के लिए। रही बात है कि तो बहुत बुरा लगा मुझे कि जो टाइप से, क्योंकि अगर राघव की अनुपमा मदद करनी चाहिए, अब मुझे भी लगता है इसलिए कि राघव की अगर मदद नहीं करेगी तो गुस्सा बढ़ेगा, उसके पास प्रूफ नहीं होंगे या कुछ नहीं होगा तो ये वो ही करेगा इनको मारने की, जैसे वो पिछले बार कोशिश कर चुका है। वो गलती से राई पर हमला हो गया, अगर उसने ऐसी हरकतें की तो बेगुनाहों की भी जान जा सकती है। ये बात अनुपमा को भी समझ में आ सकती है, इसलिए शायद अनुपमा हेल्प करेगी। ये बात मट्टा बुद्धि राई को नहीं समझ में आएगी कि न्याय अगर गलत नहीं है तो लड़ने दो ना, तुम्हारा परिवार अगर विश्वास तुमको लगता है लड़ने दो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तो यहाँ मुझे
राई गलत लगी है। रही बात आज प्रार्थना की, प्रार्थना जब पति शक करता है उस अंश के बारे में, तो सोचो कि वो शक कर रहा है उसके नाम से, वीडियो कॉल में बात कर रही हो, रूम खुला है, पति रूम में आ सकता है, तो तुम्हें क्या जरूरत है इतना बड़ा बनने की और इतना ये करने की? या तो फिर अपने लिए लड़ो, लड़ने की ताकत तो है नहीं। अंश भी गलत है, अंश को नहीं समझता कि वो वहाँ पे वीडियो कॉल पे क्यों बात कर रहा है, क्यों पता नहीं कि वो शक करता है उसको लेके, तो क्या जरूरत है? अरे तुम क्या मुसीबत कर रहे हो, तुम क्या मुसीबत बढ़ा रहे हो? क्या हमेशा यार तीसरी पूरे कोठारी और यानी जो शाह परिवार ये पागल ही है, बिल्कुल पागल है। अभी इनकी लड़कियां इनके घर, अब इनका वो कल में तलाक हो जाएगा, वो सही बोल रहा गौतम, यही होने वाला है आगे चल के। क्यों कर ले बेटा ये अंश से शादी, दोस्त बोल के थे कब, बहुत बेकार लगा मेरे को अंश का ये उससे प्रार्थना से बात करना, वो क्योंकि शक करता। जहाँ अगर ऐसा है तो हम कहीं ना कहीं शांति बनाते हैं, किसी और को अपनी वजह से फंसाते नहीं है। मारा ना उसको, पिटाना हो गया ना गड़बड़, यहाँ मुझे वही लगता है। यहाँ पे अब देखते हैं, क्योंकि राही अब अपनी नंद के लिए भी लड़ेगी, वो भी चल रहा है, तो देखते आगे क्या होता है। पर आज का शो राही के लिए बहुत बुरा, राही के लिए आज से फिर भी नफरत ही थी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। मजा आ गया वर्षा सुन के कि अनुपमा का सारा क्रेडिट खा गई राही। सही बात है, सब कुछ तो अनुपमा ने किया, और वहां पे परिवार को जोड़ने वाली राही, तो राही को तो यही लगता होगा माँ ने किया मैंने किया एक ही बात है। अच्छाई के मामले में, बुराई के मामले में नहीं। बुराई में माँ ने जो किया माँ ने ही किया, अच्छाई जो माँ ने की वो मेरी है, मेरी माँ ने किया ना, इसलिए मैं ही हूं क्रेडिट लेने वाली। तो इस एंगल से लिया होगा उसने क्रेडिट। मगर दुख तो होता है क्योंकि अनुपमा चप्पलें घिसा देती है सब कुछ करने में और क्रेडिट भी नहीं लेती है। जैसे ईशानी को उसने बोला बेटा सब कुछ तुमने ही किया है, मेरा शेर बच्चा है। तो अनुपमा तो ऐसी है, तो अनुपमा को समझना ये राही जैसे लोगों के बस की बात है ही नहीं। इस जो सीरियल के जरिए ही हम देखते हैं, अगर रियल में भी हो तो ऐसे बच्चे किस्मत वाले हैं जिनकी अनुपमा जैसी माँ है, बट बदकिस्मत है जिनको ऐसी माँ की कदर नहीं है। बढ़िया रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये मैं सोच रही भी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, मुझे डबल स्टैंडर्ड्स की हद है। अगर वो तोड़ देंगे हम गोयनका के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे रैली, तब तो दादी साथ तो रिश्ता नहीं रखना चाहिए था। अरमान दूसरी दादी सा ने शिवानी जी और माधव को अलग कर दिया था तब तो, और उसके बाद अब माफ कर दिया इतना आसानी से क्योंकि रोहित ने चाहता था। अगर अबीर ने बड़ी गलती की तो क्यारा को भी पता चला था ना, तीनों ने गलती की, पर उसमें इतने आसानी से डिवोर्स नहीं देना चाहिए। उसमें अपने पैरों पर खड़े हो तब उसके बाद थोड़ा सा वो देना चाहिए ना, इतना आसानी से नहीं देना चाहिए। मैं ये बात मानती हूँ, और एक टॉक्सिक शादी से वो निकलना चाहिए। मैं अबीरा के भी साथ हूँ, पर थोड़ा सा वक्त रहना चाहिए, वक्त देना चाहिए, उसके बाद देना चाहिए ताकि अपने पैरों पर खड़ी रहे और अपनी ज़िंदगी भी जिए, क्योंकि कॉलेज का जो भी है वो पूरा कर सकती है और शी कैन एंजॉय योर लाइफ एंड आसानी से थोड़ा निभा सकती है। एंड आई एम श्योर गोयनका उनके साथ देंगे। एंड देन अगर हो तो वो शादी नहीं, वो बस गोयनका के साथ नहीं, क्योंकि तभी तेरे बारे में नहीं सोचा था। रियली सीरियसली ये बकवास कर रहा है अरमान, व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम? अरमान गलती करा है, अभी के साथ साथ ये भी गलती करा है कि क्योंकि रूहिन के उनके साथ है, मैं उनको उनके बड़े पापा भी नानी उसने क्या कर दी, उन्होंने कोई गलती नहीं की, उसे बराबर जानते रहे, उनसे सीधा कोशिश करते रहे। ये बहुत गलती बात है, ये गलत बात है। ये वो अरमान कर रहे हैं, वो क्योंकि वो शादी नहीं तोड़ दिया तो उनका भी कोई रिश्ता नहीं, तो बात मैं क्या करूं जिसने तेरे बारे में सोच रहा हो। तब तो अरमान जो अंदर आए उनको मतलब वकील का पेशा फिर से कंटिन्यू करके उनसे बहुत हाथ से किए थे उसने, और अभी कह रही कि वो अभी मैं ये बहुत खुदगर्ज है, ये डबल स्टैंडर्ड के नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हुआ ये तीनों की गलती थी, और ज्यादातर अबीर का गलती है। अबीर चारों बहुत खुदगर्ज हो गए थे। ये किसी का गलती किसी पर क्यों डाल रहे हैं?
ये बहुत गलत बात है। तब तो दादी साहब बहुत बड़ी गलती की थी, गुनाह किया था, फूफा साहब कोई कम नहीं किया था। और विद्या वो तो उसमें भी बढ़कर किया था, ये सब भूल गए। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये कि डबल अंडरस्टैंड तो हद है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में चारू को बिल्कुल शर्म नहीं है और आज कह रही है कि अबीर मेरा प्यार है, तो उस वक्त अपने बाप के सामने क्यों झुकी? तुम्हारा प्यार था अबीर तो बगावत करती। आज जब वो क्यारा का पति है तो तुम्हें अब अबीर चाहिए? क्यारा बिल्कुल भी अबीर को डाइवोर्स मत देना। ऐसे इंसान को डाइवोर्स देना उनकी जो जिद है उसको बढ़ावा देना है, उनकी जो हरकत है ना उसे बढ़ावा देना है। आज उसे चारू दिख रही है और शादी कोई का क्यारा ना अपने गन पॉइंट पे रखे तो अबीर से नहीं की। अबीर ने खुद ने अपनी मर्जी से क्यारा से शादी की। सही कहा क्यारा ने। आज तो मुझे क्यारा कहीं पर भी गलत नहीं लगी, पूरी तरह सही थी। और आज भी क्यारा को विश्वास है जो वो अरमान को समझा रही थी कि मैं किसी और लड़के से बातें कर रही थी तो उन्हें बुरा लग रहा था। अगर मैंने अभी डाइवोर्स ले लिया तो मुझे लगेगा कि मैंने एक चांस भी नहीं दिया अपने रिश्ते को। अरमान का भी सही है, इतने एफर्ट सिर्फ क्यारा ही क्यों लगाए? क्या अबीर का कोई फर्ज नहीं है? लेकिन आज सच में मनीष गोयल ने उसे थप्पड़ मारा ना, बिल्कुल सही किया। वो थप्पड़ के ही लायक है। और यहाँ पे कावेरी पोद्दार ने चारू को मारा, बिल्कुल सही किया। आज बोल रही है कि अगर इस आदमी ने मुझे मजबूर नहीं किया होता तो आज मैं उसकी पत्नी होती। तो तुम मजबूर क्यों हुई? क्यों हुई मजबूर? जब प्यार करती थी तो तुम्हें इतनी बुजदिली क्यों थी कि तुम अपने प्यार के लिए भी खड़ी नहीं रह पाई, अपने बाप के खिलाफ तक नहीं जा पाई? बाप ने धमकी दे दी कि माँ को डाइवोर्स दे देगा, इसलिए तुमने भागने का सोच लिया, गिव अप कर लिया ना अपनी शादी से। तो अब किस मुंह से क्यारा और अबीर की शादी तोड़ रहे हो? और अभी तुम्हें भी चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। आज तो सच में मुझे भी शक हो रहा है कि सच में तुम अक्षरा के बेटे हो, क्योंकि अगर आज अक्षरा होती तो तुम्हें मार ही पड़ती, वो भी तुम्हें थप्पड़ ही मारती, क्योंकि वो किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं होने देती, कभी नहीं। चलो, आज ये सारा प्रकरण बाहर आने से रूही को गिल्टी फील तो हो रहा है। अब तो 2 आंख की शर्म करो रूही तुम, क्योंकि तुम भी तो वही करने जा रही थी ना, अरमान और अबीरा को अलग करने जा रही थी, अपनी बहन का घर तोड़ने वाली थी ना। जैसे यहाँ चारू और क्यारा है वैसे तुम और अबीरा हो। आज मनीष जी को फक्र हो रहा है अपनी दोनों पोतियों पर, लेकिन मनीष जी आपकी इसी पोती के दिल में तो अरमान के लिए प्यार जगे थे। चलो, आज के इंसिडेंट्स के बाद रूही सुधर जाए तो अच्छी बात है, वरना उसे भी ऐसी ही बेइज्जती मिलेगी। और सही तो कहा ना, क्यों कावेरी पोद्दार, तुम्हारे नाक के नीचे भी तो तुम्हारी पोती ये गुल खिला रही थी, तुम्हें क्यों पता नहीं चला जब मनीष जी को पता नहीं चला तो? और सबसे बड़ी गलती क्यारा की भी है, उसे कम से कम सुवर्णा और मनीष जी को तो बता देना चाहिए था कि अबीर क्या कर रहा है। आज तो मीनू चाचू ने जो चारू को सुनाया है ना, प्यार से भिगो भिगो कर जूते मारे हैं चारू को कि ये तुम्हारी बहन थी। आज मुझे सच में क्यारा पे फक्र हो रहा है। कह रही कि अगर मैं हार गई तो मैं खुद चारू दीदी का हाथ अबीर के हाथ में दे दूंगी। इससे कहते हैं इंसानियत, कि पहले भी चारू और अबीर की वजह से क्यारा पीछे हटी थी और आज भी वो तो सीना ठोक के कह रही है कि अगर मैं अपना रिश्ता बचाने में फेल हो गई तो मैं फिर से चारू दी और अबीर को एक करूंगी। लेकिन चारू के अंदर तो इतनी भी
हिम्मत नहीं है कि अपने बाप के खिलाफ जाकर अबीर का हाथ थामती, लेकिन नहीं, उसने बुजदिलों की तरफ भागने चुना और अब बोल रही है कि मैं अबीर से प्यार करती हूँ। अरे बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम चारू। आज तो सच में मुझे अबीरा पर भी गुस्सा आया। और कौन सा तुम सॉल्यूशन दे रहे हो? डाइवोर्स? क्या डाइवोर्स ही सारे प्रॉब्लम का हल होता है, जबकि वो रिश्ता निभाना चाहती है? अब इन लोगों की वजह से अभिमान में अनबन होगी। रूठेगा तो सही अरमान कि मामा मानी मामी माँ बाप सबके होते हुए भी चारू ने इतना बड़ा कांड किया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। और सच में आज काजल ने जो थप्पड़ मारा है ना अपनी बेटी को, बिल्कुल सही कहा। और बंसल, तुम्हारी बेटी को दूध पीती बच्ची नहीं है जो मेरी बेटी बच्ची है। और अबीर चालाक है, चालाक तो दोनों ही है। और ताली भी 2 हाथ से बचती है, 1 हाथ से नहीं। जितना गलत अबीर है उतनी ही गलत तुम्हारी बेटी भी है, और ये काजल ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए आज काजल अपनी बेटी को थप्पड़ मार रही है, सही कर रही है कि अपनी बहन का घर उजाड़ने चली हो और तुम दूसरी औरत ही कहलाओगी। और कल चल के अगर क्यारा का रिश्ता टूटा भी तो इल्ज़ाम तो तुम पर ही आएगी कि ये दूसरी औरत बनना चाहती थी, अपनी बहन का घर तोड़ के अपना घर आबाद कर रही है। तो कुछ भी कर लो, गलती तो तुम्हारी ही रहेगी चारू, और अबीर की भी। लेकिन वो कहते हैं ना, लड़कों पे कम इल्ज़ाम आता है लेकिन लड़कियों पे ज़्यादा आता है। तो इल्ज़ाम तो ज़्यादा चारू पर ही आने वाला है। बेटी ने इल्ज़ाम लगाया तो बंसल के पास जवाब तक नहीं था बोलने के लिए। आज जो कुछ भी ये रायता फैला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ संजय बंसल तुम्हारी वजह से फैला है। अपनी बेटी के प्यार को नहीं समझ पाए। आज बेटी गलत कदम उठा रही है तो कहते कि मेरी बेटी छोटी है। सही कहा काजल, छोटी नहीं है, बड़ी बन चुकी है, मैच्योर है, वकील है। दूध पीती बच्ची नहीं है जो छोटी बच्ची बोल रहे हो। वकील होके सारे कायदे कानून जानते हुए भी एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर कर रही है। ये सब सुन के तो रूही के चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ने लगी। देखते हैं अब रूही का खाया पलट कितना होता है। आगे धमाकेदार ही है एपिसोड। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ये अबीर और चारू के गाल पे तो कम से कम तो 4-4 5-5 चाटे पड़ने चाहिए थे। और इधर ये चारू के तो कावेरी पुद्दर ने जो है चाटा मारा, उधर उसके गाल पे मनीष जी ने चाटा मार दिया। और इन दोनों की और पिटाई होनी चाहिए थी कायदे से। और ये चारू और अबीर दोनों को रत्ती भर भी शर्म नहीं है कि पहले आंखों में कहते हैं ना सुअर का बाल होना, वो है। दोनों महाबेशरम सच में। और उधर ये चारू कह रही है कि मेरे को तो अबीर ने की वजह उससे शादी करनी थी, उसने कर दिया, मतलब ब्लैकमेल में आ गई मैं। तो क्यों आई? अगर तलाक हो जाता तो तेरी माँ बहुत ज़्यादा सुखी हो जाती। कम से कम तुझे अबीर का साथ तो मिलता। अब वो जो है तुम क्यारा का जो घर तोड़ रही हो, उसका घर उजाड़ रही हो, तो ये क्या सही है? अगर जैसे क्यारा भी तो अबीर से प्यार करती थी, अगर ये चारू और अबीर की शादी हो गई होती और क्यारा ऐसा कुछ करती तो क्या चारू क्यारा को माफ़ कर देती? ये तो क्यारा का बहुत बड़ा दिल है कि जो अभी भी अपनी शादी को एक मौका दे रही है। और उसने अरमान से बिल्कुल सही कहा है कि मैं अपनी शादी को ये देखना चाहती हूँ कि अबीर को मुझसे शायद प्यार हो जाए या नहीं हो जाए, मैं एक अपने आप को मौका देना चाहती हूँ। और भाई मेरे पास तो ऑप्शन है ही ना डिवोर्स का। बिल्कुल सही बोला। आज क्यारा ने जितनी समझदारी वाली बातें की है ना,
सच में वो उस बच्चे से, उस लड़की से इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी, पर अच्छा लगा उसकी बातें सुन के जब उसने अरमान से कही हैं। और वो जब उसने, मीनू चाची ने कहा है कि तुम चलो भाई, तुम्हारा घर तो अब यही है, यहीं रह जाओ, तो लेकिन कियारा ने माना नहीं है। और इधर ये उसको अरमान ने जब चारू को कन्फ्रंट किया है कि रूही के जीवन में भी तो कमी है, अभी बेचारा अरमान सच जानता ही नहीं कि रूही भी चारू की ही लाइन पे चल रही थी और अरमान को ये सपने देख रही थी। और लेकिन आज उसकी बातें सुनकर रूही थोड़ी शर्मिंदा होती नज़र आई है। देखिए अब ये इसकी ये शर्मिंदगी कि कितने दिन तक चलती है, अगर लाइफ लॉन्ग चलती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर थोड़े दिन के लिए तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। और उसने उसको फिर अरमान ने अभीरा को फिर बुरा भला बोला है और कि जो है तुम उसको ध्यान नहीं रख सकती। अरे हर वक्त वो उसको किसी पर नज़र नहीं रख सकती तो तुम भी रखो ना, या किसी और को बोलो तो। और क्रिश भी जो है गुस्सा है अबीर पे, और तो जो है इसका क्रिश का गुस्सा चारू पर क्यों नहीं फूटा? सिर्फ अबीर ही गुनहगार है क्या? ताली का भी एक हाथ से नहीं बचती, ये बात तो तय है। और ये मनीष जी ने उसके अबीर के कपड़े अबीर कियारा के रूम से हटा दिए हैं, लेकिन स्वर्णा और सुरेखा ने फिर उसके कपड़े उसमें रख दिए हैं। और आज जिस तरह से इसने काजल ने चारू को डांट लगाई है ना, वो बहुत अच्छा था। अगर काजल जैसी माएँ हों तो शायद किसी का घर टूटे ही नहीं, लेकिन यही ना, चारू को जो है प्यार नहीं मिला तो उसमें तुम उसका कियारा का प्यार छीन लोगी, और कुछ नहीं मिला। और आज कियारा ने बिल्कुल सही कहा कि मैंने पहली बार अबीर के लिए, उसने अबीर की आंखों में अपने लिए चिंता देखी, वो देखा। और हो सकता है कि अबीर को मुझसे प्यार हो जाए एक समय पर। अब ये तो उसने अपने जीवन का बहुत बड़ा जुआ खेला है कि देखते हैं कि वो अब इस और अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा ही रखी है। बाकी अब देखते हैं। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ख्याति जी, सुजाता जी, सुचि जी, आपके रिव्यूज के लिए। और सही गुस्सा है आपका चारू अबीर पे। तो चारू को तो थप्पड़ पड़ गया है, जैसा कि आपने भी अपने रिव्यूज में कहा है। अब देखते हैं अबीर क्या करता है, उसको क्या सजा मिलती है, क्योंकि कियारा ने तो सोच लिया कि डाइवोर्स नहीं देना है। लेट्स सी क्या होता है। बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपका भी मन है भेजने का तो भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा HS कम्युनिटी का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.